एक एक तस्वीर बड़ी खतरनाक है। जिस तरीके का भूकंप ऐसी तस्वीरें तब हमने देखी थी जब काठमांडू में भूकंप आया था, जब कच्छ में भूकंप आया था कि पूरा शहर का शहर तबाह हो गया था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो नेपाल अर्थक्वेक था 2015 का, वो भी ट्विन अर्थक्वेक था 7.6 और 7.2। और उसमें भी इसी तरह के काफी सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो रेस हो गए थे, खराब हो गए थे। और आज भी हम ये देख रहे हैं कि ये जो भूकंप आया है लार्ज मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक है। 8 से ऊपर नहीं है, लेकिन 7 to 8 के बीच में, जिसे हम लार्ज मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक बोलते हैं। तो क्योंकि इसमें एक बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और ये एक शैलो फोकस अर्थक्वेक था, तो इसका इम्पैक्ट और इंटेंसिटी एपिसेंटर जोन के आसपास बहुत अधिक थी। तो जिसकी वजह से क्या है कि कंपन ज्यादा हुई तो जो बिल्डिंग्स पे इम्पैक्ट है वो भी ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स में काफी। और जैसे मैं आपके चैनल में अभी देख रहा था कि एक निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है, तो उस पे इम्पैक्ट होना तो बहुत, क्योंकि अभी वो पूरी बनी भी नहीं थी, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हुआ और वो बहुत ही विद इन सेकेंड्स जो है वो फॉल डाउन हो गई। लेकिन अब इसमें बात यह है कि जो इस टाइम इम्पैक्ट हुआ है और जिस तरह की वहां पर एक मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, तो ये जानकारी लोगों तक पहुंचाना कि अब आगे क्या किया जाए। क्योंकि बड़ा भूकंप इस पूरे हाई सेस्मिक जोन में, जो कि ये भी एक हाई सेस्मिक जोन रिस्क जोन में था एरिया, और हमारे इंडिया में भी यदि आप देखें तो अरुणाचल से लेकर कश्मीर तक ये पूरा का पूरा जोन जो है ये हाई सेस्मिक रिस्क जोन है। मतलब यहाँ पे एक बड़े भूकंप के आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो बात यह है कि हमको इसके लिए पहले से तैयार होना पड़ेगा। अच्छा, अभी थोड़ी देर क्योंकि पहले यहाँ मैं पे सर एक मैप देख रही थी अपने प्रोड्यूसर के साथ बैठ के, और उस मैप को थोड़ा सा मैं समझने की जो कोशिश कर पाई वो ये था कि जो पूरी एक फॉल्ट लाइन है, उस फॉल्ट लाइन के अंदर ही ये इलाका भी आता है, और ये वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा आशंका बनी रहती है भूकंप आने की। तो इससे थोड़ा सा आप और समझाएंगे। और आप ये कह रहे हैं कि एनर्जी रिलीज होना, इसका क्या मतलब होता है, इससे थोड़ा सा आप ब्रीफ करेंगे। देखिए क्या है कि ये जो पूरा जोन है, चाहे हम म्यांमार की बात करें या नीचे इंडोनेशिया से म्यांमार होता हुआ ये हमारा अरुणाचल से आगे जाता हुआ ये कश्मीर और आगे अफगानिस्तान, कुछ उसका पोर्शन गुजरात की तरफ भी, तो ये जो जोन है ये वो जोन है जहां पर कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टकराव है। इन्हीं के टकराव की वजह से ही तो हिमालय की उत्पत्ति हुई कई बिलियन ईयर्स अगो। और यहाँ पे आज की स्थिति में क्या है कि इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे खिसक रही है बहुत थोड़ी मात्रा में, लेकिन उसके वजह से जो एनर्जी एकत्रित होती है वो बहुत बड़े स्वरूप में होती है। अब जब ये जो एनर्जी एकत्रित हुई है, जब सतह के नीचे की चट्टानें उस ऊर्जा को अपने में संजोए नहीं रख पाती, तो वो अचानक से विद इन सेकेंड्स टूट जाती है, जिसको कि हम फॉल्टिंग बोलते हैं। और वो जो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी होता है उसको हम भूकंप बोलते हैं, जिसका कि इम्पैक्ट जो होता है वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे होता है, कि वहां पे जो तरंगे हैं भूकंप की, उनका जो प्रभाव होता है जिससे कि सतह हिलने लगती है। और उस हिलने की वजह से ये जो आप तबाही का मंजर देख रहे हैं कि उस सतह पे बिल्डिंग बनी हुई है, या कहीं पे जमीन फटने लगती है, या कई बार बिल्डिंग्स के अंदर जो गैस पाइपलाइन है वो फट जाती है तो आग लग जाती है। कई बार इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट उसमें भी। तो ये अब यहाँ पे सवाल ये है कि भूकंप जब मालूम है हमको कि हाई सेस्मिक रिस्क जोन है, तो हमको हमेशा तैयार रहना, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। सर, आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमेशा तैयार रहना चाहिए ऐसी परिस्थिति के लिए, लेकिन जब भूकंप आता है उसके 1-2 महीने तक तो वो मेंटालिटी होती है कि आम व्यक्ति भी तैयार रहता है,
लेकिन फिर सारी बातें धीरे धीरे दिमाग से वाइप आउट हो जाती हैं। और चाहे जितने हमने भूकंप देखे, मैं तुर्की का भूकंप भी याद कर रही थी, वहाँ पर भी कितनी तबाही आई। म्यांमार के भूकंप की एक तस्वीर और सर मैं दर्शकों को दिखा देती हूँ सर, फिर मैं आती हूँ आपके पास। म्यांमार से 800 किलोमीटर दूर बैंकॉक में इतनी तबाही हुई तो म्यांमार का हाल क्या होगा, बहुत खतरनाक। म्यांमार में सुबह 11:50 पर यह भूकंप आया और एक के बाद एक 2 भूकंप के झटके आए जिसमें बड़ी तबाही हुई। कई मकान सुमितोष हो गए, लोग घरों से निकलकर सड़क पर भागने लगे। तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं कि धुएं का, ये जो धुआं नहीं है बल्कि ये धूल है और उस धूल का इतना गुबार है, यानी कि वहाँ पर भी कोई बड़ी बिल्डिंग गिरी है और लोग इधर से उधर दाएं से बाएं बेतहाशा दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बाइक्स तो यूं ही सड़क पर गिरी हुई नजर आ रही है। चीख पुकार मची हुई है। अच्छा सर, ये जो मैं तस्वीरें देख रही हूँ, उन तस्वीरों में अब कई सारे मकान ऐसे भी हैं जो अपने आप को स्टेबल रख पाए, लेकिन ज़्यादातर नुकसान उन इमारतों को पड़ा है जो मल्टी स्टोरी है। कई मंजिला इमारतें जो हैं वो सबसे ज़्यादा डैमेज हुई हैं। अगर आप मेरे को अलाउ करें तो मैं आपकी उस बात का जवाब दूं कि लोग भूल जाते हैं। हाँ। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे कि हम आगे की तैयारी रख सकते हैं। जी। मैं एक बहुत ही संक्षेप में छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि यदि हम किसी हम क्लास में पढ़ रहा है कोई विद्यार्थी और वो रोज गणित का जो टीचर है वो आकर के सवाल बताता है कि कैसे सॉल्व करना है, यदि वो उसकी प्रैक्टिस पहले दिन से नहीं करेगा तो अपने फाइनल एग्जाम में उत्तीर्ण नहीं हो सकता। यही एक ऐसा पॉइंट है जिसको कि हम जागृति बोलते हैं, कि हमको मालूम है कि इस जोन 4 और 5 में एक बड़ा भूकंप आ सकता है। तो उसकी तैयारी में 2 एस्पेक्ट होते हैं कि जो भवन है वो हम भूकंप रोधी बने, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बने, और दूसरा जो हमारा एक जागृति के जो हमको समझने की जरूरत है कि तैयारी भूकंप से पहले, भूकंप के समय और भूकंप के बाद हमको कैसी रखनी चाहिए। अगर इन 2 एस्पेक्ट पे हम काम करेंगे, और जापान इसका बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि वहाँ पे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कि वहाँ पे भी इस तरह के भूकंप आते हैं लेकिन इमारतें बहुत ही कम टूटती हैं। और दूसरी बात कि लोग कम से कम पूरे 1 साल में कम से कम एक बार वो एक्सरसाइज करते हैं जिसको कि हम मॉक ड्रिल बोलते हैं, कि जब भूकंप आए तो हमको कैसे बिहेव करना है। ये बहुत जरूरी है और ऐसा नहीं है कि ये मटेरियल अवेलेबल नहीं है। हम भी अपने संस्थान की तरफ से जब जाते हैं स्कूल्स में, ऑफिस में, तो ये समझाते हैं, मॉक ड्रिल करवाते हैं। यूट्यूब में भी अवेलेबल है, सरकार की तरफ से भी ये जानकारी अवेलेबल है, लेकिन हमको ये इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम इसके नुकसान से हम बहुत बड़ा बच सकें। देखिए, विज्ञान अभी इतना नहीं विकसित हुआ है कि आपको मैं ये बता सकूं, वैज्ञानिक ये बता सके कि अमुक समय में अमुक दिन जो है भूकंप आएगा। हम तो अभी सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये वो जोन है जहाँ पे कि बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है। अब हम सभी की जिम्मेदारी है, सरकार की है तो हमारी भी उतनी है कि हम उसके लिए तैयार रहें, चाहे भवन निर्माण की बात हो और या उसके प्रति सचेत रहने की बात हो, तैयारी की बात हो। तो आपने जो वो बिल्डिंग का क्वेश्चन किया था मेरे बोलने से पहले, उसका जवाब ये है कि यदि एक स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है पूरी तरीके से तो उसके गिरने की संभावना नगण्य होती है, परंतु यदि कोई स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं बनाया जाए और उसकी हाइट भी काफी है, बिल्डिंग काफी ऊंची है, तो उसके गिरने की संभावना बढ़ जाती है यदि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है तो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत से तो फिर भी बच निकलने की संभावना थोड़ी बहुत है, लेकिन जहां पर 30-30, 40-40 मंजिला इमारत हो, और वहां पर तो जैसे मानवी तनेजा भी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़ी थी, कही थी कि 130 मंजिला इमारतें भी हैं, बड़ी आम सी बात है, तो वहाँ पे फिर बचने की संभावना भी ना के बराबर रह जाती है। अब मैं एक एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा रही हूँ सर दर्शकों को। म्यांमार के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा भूकंप है। म्यांमार का मंडाले सिटी की एयरपोर्ट की तस्वीर आप देखें, लगातार सायरन बज रहा है, भूकंप के बाद भगदड़ है, भारी भरकम विमान तक डगमगाने लगा, तो आम इंसान की हैसियत ही क्या है। आप जरा देखिए लोगों की दहशत का आलम, वो जहां खड़े थे वहीं के वहीं वो बैठ गए।
सिक्योरिटी के जवानों ने फौरन मोर्चा संभाला। लोग एक दूसरे को मदद कर रहे थे, एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मैं अब जिस फॉल्ट लाइन की बात करी थी वो मैप इस वक्त दर्शकों के सामने रख रही हूँ। पॉल साहब, अगर आप भी इस वक्त इंडिया टीवी देख रहे हैं तो आप देखिए, मैं इसी मैप की बात कर रही थी। म्यांमार में क्यों इतना बड़ा भूकंप आया, ये मैप से समझाना और थोड़ा सा आसान हो जाएगा। म्यांमार में 113 साल पहले यानी कि 23 मई 1912 को ताउंगी के पास इससे ज्यादा बड़ा भूकंप आया था। तब रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 7.9 थी और इस बार 7.7 मापी गई है, यानी कि 20 गुना कम शक्ति का भूकंप आया था। अब आप इस तस्वीर को देखिए, धरती की जो 7 प्लेट है उनमें से एक प्लेट है इंडियन प्लेट। इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में ही म्यांमार और थाईलैंड भी है। और जो लाल रंग का पूरा डॉटेड लाइन इस वक्त आप देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन ये बताती है कि लाखों साल पहले यहाँ पर ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था और यही धरती के विकास की कहानी भी कहता है। तो ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, अब कई सालों पहले, सालों मतलब मैं जब बात कर रही हूँ बिलियंस की बात कर रही हूँ, तब ये प्लेट्स धीरे धीरे बनती चली गई। और जब ये प्लेट्स बनी हैं, धीरे धीरे हमारे जितने आप बोले कॉन्टिनेंट्स बने, देश बने। ये आप देखें, एक यूरेशियन है, एक इंडियन प्लेट है, एक अंटार्कटिका प्लेट है। अब अगर आप उस तरफ अमेरिका की तरफ जाएंगे, अफ्रीका की तरफ जाएंगे तो वहाँ की भी प्लेट्स हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा भूकंप का केंद्र कौन से इलाके रहते हैं, आप ये देखिए, सिस्मिक जोन 4 और 5, जिसमें आप यूरेशियन प्लेट्स को आप गिन सकते हैं, इंडियन प्लेट को आप काउंट कर सकते हैं। हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। पॉल सर, मैं जिस मैप की बात करी थी अब वो मैं अपने दर्शकों के सामने रख रही हूँ, आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं किस तरीके से भूकंप आता है? जी बिल्कुल, आपने जो बताया है प्लेट्स की जो मूवमेंट का, ये बिल्कुल सही बात है कि मतलब बिलियन ईयर्स अगो कि जब ये इंडियन प्लेट ड्रिफ्ट कर रही थी यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो इसका जो टकराव हुआ यूरेशियन प्लेट से, इसी टकराव की वजह से हिमालय की उत्पत्ति हुई। आज की दिशा क्या है? आज जो है ये इंडियन प्लेट अंडर थ्रस्ट कर रही है बीनीथ द यूरेशियन प्लेट, धीरे धीरे खिसक रही है। अब यदि आप वो किस मात्रा में खिसक रही है, तो वो क्या होता है कि इट इज इन सेंटीमीटर्स, 6 to 8 सेंटीमीटर पर ईयर। लेकिन क्या है, इस अल्पाइन बेल्ट का बहुत बड़ा लंबा क्षेत्र है। ये नीचे इंडोनेशिया से होती, म्यांमार से होती हुई, अरुणाचल से होती हुई, फिर ये कश्मीर और आगे अफगानिस्तान। अब जब ये धीरे धीरे खिसकती है नीचे, तो वो जो है उसके खिसकने की वजह से ऊर्जा एकत्रित होती है, और जो ये ऊर्जा जो है वो नीचे एकत्रित होती रहती है। अब एक समय ऐसा आता है कि जब वो चट्टानें जो वहाँ पे ये ऊर्जा एकत्रित हो रही थी, वो अपने आप में संजोए नहीं रख पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अचानक से टूटती है। और वो जो टूटना होता है, जिसको कि हम कहते हैं सडन ट्रांजिएंट रिलीज ऑफ एनर्जी बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको हम भूकंप बोलते हैं। उसका एकदम से एनर्जी का निकलना, और ये भूकंप से जो तरंगे हैं वो हर डायरेक्शन में जाती हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि म्यांमार है, थाईलैंड है, चाइना है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं। तो ये जहाँ जहाँ पे भी एनर्जी तरंगों के रूप में जाती है, तो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जो है ये मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि इस तरह से तबाही हमको देखने में आती है। एक सवाल जो आपने किया था कि हम क्या करें, एक 1 स्टोरी 2 स्टोरी की बिल्डिंग है, 6-7 स्टोरी की बिल्डिंग है, या 100 स्टोरी की, या 80 स्टोरी की। यही एक तैयारी का एक लक्षण होता है कि आपको किस अवस्था। अब अगर आपने जैसा भी कहा कि अगर कोई 100 स्टोरी पे है तो वो क्या करे, वो नहीं भाग सकता, बिल्कुल सही बात है। तो उस अवस्था में उसको सिर्फ ये करना है कि अपने आप को बचाए रखने के लिए कॉरिडोर में नहीं निकलना है, दीवारों के साथ अपने आप को अलाइन करना है, टेबल के नीचे करना है, क्योंकि हो सकता है लिफ्ट भी बीच में रुक जाए, हो सकता है स्टेयरकेस भी डैमेज हो। तो हमको उस स्थिति में, यदि हम सपोज 70-80 स्टोरी पे हैं, तो भागदौड़ी से अगर हम स्टेयरकेस में जाना चाहेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा। अगर सिर्फ 1 स्टोरी 2 स्टोरी तो ओपन ग्राउंड में चले गए। तो ये जो एस्पेक्ट्स है ना, इस तरह के जितने भी एस्पेक्ट हैं, मॉक ड्रिल करना, अपने आप को कैसे बचाना, पहले तैयारी, ये
बहुत जरूरी है और वो टेक अवे होता है इस तरह का मंजर देखने के बाद कि हम तैयार नहीं। बिल्कुल। और आपने जब ये बातें अभी इंडिया टीवी पर कही हैं, हमारे जो लाखों करोड़ों दर्शक हैं वो इससे समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे कि ऐसी परिस्थिति में करना क्या है। बहुत शुक्रिया अजय पॉल जी, इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए।